dear students, today I am going to discuss about the syllabus of DLED second semester subject English. My dear students, you know the concept of English which has been taught today under syllabus of BTC second semester और DLED second semester। जैसा कि आप लोग अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट को जानते हैं और आज मैं आप लोगों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत BTC DLED सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आप लोगों को अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताऊंगा। अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। जैसा कि आप लोग कुछ न कुछ अंग्रेजी को सीख करके आए हैं। अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी एक लिपि है, जैसा कि उसको आप सीख करके आए हैं। तो आज हम उसको चर्चा करते हैं कि ये अंग्रेजी जो है किस प्रकार से आप उसको सीखेंगे, कौन से क्वेश्चन आपसे उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उत्तर देना है, इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसके पहले आई वांट टू डिस्कस ऑन द सिलेबस which has been studied to the students. So in the first concept, knowing about the syllabus, knowing about English, the first concept which has been taught by the teacher, so it is theoretical aspect। आप अपने सिलेबस के अंतर्गत अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट, जो अंग्रेजी आप पढ़ेंगे, जिस अंग्रेजी का आप अध्ययन करेंगे, जिस अंग्रेजी से आपसे प्रश्न किया जाएगा, उसमें जो है उसके जो पहलू हैं, उसके जो बिंदु हैं, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो जो पहला मतलब कि पहलू है, जो अंग्रेजी का पहला पहलू है जिसको आप जानेंगे, जिसको जान करके आप उत्तर देंगे, वो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। मतलब कि आप इसके अंतर्गत सैद्धांतिक पहलू को पढ़ेंगे। सैद्धांतिक पहलू क्या है, उसके अंतर्गत आप क्या जानेंगे। सैद्धांतिक पहलू का मतलब होता है कि लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ इट कैन बी बिकम वेरी इजी टू नो, टू लर्न, टू स्पीक। मतलब कि इसको ये बताया गया कि जो अंग्रेजी का जो सिद्धांत है वो किस कॉन्सेप्ट से, किस मेथड से उसका प्रयोग किया जाता है, वो बाय हार्ट और बाय नोइंग, बाय लर्निंग, बाय स्पीकिंग, किस कॉन्सेप्ट से आप उसको सही से जानेंगे, वो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसमें सिद्धांत क्या है, किसके माध्यम से कैसे आप अंग्रेजी को जानेंगे, कैसे आप सीखेंगे। तो आप सैद्धांतिक पहलू के अंतर्गत आप अंग्रेजी को किस माध्यम से, किस सहायता से, किस आर्गन से, मतलब किस अंगों से उसको आप सही से बोल पाएंगे, सही से कह पाएंगे, उसके अंतर्गत ये सैद्धांतिक पहलू आता है। इसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पर आता है, दूसरे स्टेप पर आता है क्लासरूम टीचिंग। आफ्टर दिस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यू हैव टू नो, आपको यह भी जानना पड़ता है, मतलब आप इसको भी जानेंगे। यू हैव टू नो अबाउट द क्लासरूम टीचिंग आफ्टर नोइंग, आफ्टर लर्निंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यू हैव टू रीड क्लासरूम टीचिंग। मतलब उस बिंदु के बाद आप दूसरे बिंदु पर आएंगे, कक्षा का शिक्षण कैसे होगा, मतलब कक्षा में आप कैसे शिक्षण देंगे, आप कैसे टीचिंग करेंगे, क्या मैनर होना चाहिए, क्या मतलब उसके इशू होना चाहिए, क्या उसके टीचिंग एड्स होना चाहिए, क्या उसकी सहायक सामग्री होना चाहिए, इसके अंतर्गत आप जानेंगे। जैसा कि आप अभी थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ, तो आई एम डिस्कसिंग इन द शॉर्ट व्यू about the theoretical aspect, classroom teaching. So in the third step, content specification for English language teaching। मतलब अंग्रेजी भाषा को शिक्षण करने के लिए विशेष चीज़ों को क्या जानना पड़ेगा, विशेष चीज़ों को कैसे आप जानेंगे, कौन कौन से ऐसे चीज़ होंगे जो उसमें सहायक होंगे, उसमें हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको यू हैव टू स्टडी 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ अंडर योर सिलेबस, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, क्लासरूम टीचिंग, कंटेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब इतनी चीज़ें आपको अब जानना है। मतलब ये इनके अंतर्गत आप कौन कौन से चीज़ों का, कौन कौन से चैप्टर्स का, कौन कौन से लेसन्स का आपको अध्ययन करना है, उसका हम डिटेल करते हैं। तो इसमें जब आप सैद्धांतिक पहलू पढ़ेंगे, तो सैद्धांतिक पहलू के अंतर्गत आपको उपागम तथा प्रणाली में अंतर या उपागम तथा प्रणाली को जानना पड़ेगा। तो उपागम क्या है? It is approach, it is a kind of upagam
एंड मेथड, यू नो अबाउट ए प्रोसीजर और मेथड और प्रणाली, मतलब ये प्रणाली है, उपागम है, ये क्या प्रणाली है, क्या उपागम है, इसके अंतर्गत आपको जानना होगा। इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिलिंगुअल मेथड, मतलब आपकी द्विभाषा, मतलब दो भाषाओं को मिला करके, मतलब कि दो भाषाओं को मिला करके अंग्रेजी को किस प्रकार से आप अच्छे ढंग से सीखेंगे, उसको जो है बिलिंगुअल मेथड के अंतर्गत आप, मतलब कि आप अगर आप दो भाषाओं का प्रयोग करके, दो चीज़ों का प्रयोग करके, दो पहलुओं का प्रयोग करके आप किसी भाषा को जानते हैं तो उसको बिलिंगुअल मेथड कहा जाता है, द्विभाषी प्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं, आप घर पर रहते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ गार्जियंस होते हैं, सो दे आर स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ हिंदी वर्ड्स एंड इंग्लिश वर्ड्स, मतलब वो हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके बोलते रहते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे शब्दों को एड्रेस करते हैं। दे आर ट्राइंग टू एड्रेस टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हिंदी वर्जन, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश वर्जन, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश वर्ड, विद द हेल्प ऑफ हिंदी वर्ड। सो इट इज कॉल्ड आल्सो बिलिंगुअल मेथड। मतलब ये इसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत ही आप इसको जानते हैं। पहला जो ये सिद्धांत है, पहला जो ये पहलू है, पहला जो कॉन्सेप्ट है टू नो अबाउट थारोली लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, इट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर योर सिलेबस। सो बिलिंगुअल मेथड, आप इसको द्विभाषा प्रणाली कहते हैं, जहाँ पर आप दो भाषाओं का प्रयोग करके, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी जो आप सीखते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे अंग्रेजी को इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक करिए, इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक लर्न करिए, क्योंकि मतलब कि अंग्रेजी को सीखने के लिए, अंग्रेजी को जानने के लिए कुछ शब्दों को, कुछ भाषाओं को, कुछ मतलब कि सहायक जो भाषा होते हैं, जो सहायक शब्द होते हैं, उनकी मदद आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सपोज दैट यू आर ए टीचर, सो यू हैव entered the class, you are starting, you started to speak thoroughly English, totally English, but the students who are standing before you, who are sitting before you, they are unknown about the language which are you using in the class। मतलब कि उन भाषाओं का जो आप प्रयोग करने जा रहे हो, क्लास में जो प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो सपोज दैट दे आर अननोन अबाउट समथिंग, मतलब वो कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट जाता है, जिधर पर उनका दिमाग जा रहा है, उनकी थोड़ा सा मदद लेंगे। जैसे आपने यू हैव ट्राइड टू मेक एनी वर्ड, एनी सेंटेंस, so you will use alphabet, then you will try to make any meaningful word with the help of letters। तब आप क्या करेंगे, उन लेटर, जैसे कोई शब्द है तो शब्दों को मिलाने, मतलब जैसे बच्चा है वो थोड़ा सा जो है जैसे ए से लेकर के जेड तक समझ रहा है, इसके बाद अगर आप मतलब उसको कुछ शब्दों का निर्माण करके उसके सामने आप प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो आप थोड़ा सा हिंदी भाषा का मतलब सहायता लेंगे और अंग्रेजी भाषा का सहायता लेंगे, तो लड़का किसी प्रकार से साहस करेगा। सपोज दैट यू आर बीइंग ए टीचर, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो द मतलब कि बिलिंगुअल मेथड एंड अप्रोच एंड मेथड, डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड, मतलब उनमें क्या अंतर है, द्विभाषी प्रणाली क्या है, इसको बच्चे को इसी के माध्यम से आप कुछ सिखा पाएंगे। आप ये सोचें कि मैं केवल टोटली अंग्रेजी का प्रयोग करता रहूं, मतलब कि देखिए द एटमॉस्फेयर, द स्पीकिंग एंड लर्निंग डिपेंड्स द एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो बच्चा है जो आपके साथ मतलब पढ़ रहा है, मतलब आपके पास पढ़ने के लिए आता है, उसके एटमॉस्फेयर पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो रूरल एटमॉस्फेयर से आया है, आप टोटली अंग्रेजी उसके सामने स्पीक कर रहे हो, बोल रहे, यूज़ कर रहे हो, सो ही विल अनेबल टू टेक योर पॉइंट, मतलब वो आपका जो आप जिस बिंदु पर चर्चा करते हैं वो उसको थोड़ा सा कैच नहीं कर पाएगा, वो अपने असमर्थता वहाँ जताएगा, क्योंकि उसके जो इटर्नल इशू हैं, आंतरिक जो बिंदु हैं, आंतरिक जो पॉइंट हैं, वो कैच करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि वो रूरल एटमॉस्फेयर से आया है। सो इफ़ यू नो अबाउट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, व्हाई ही इज नॉट taking your point to the points of teacher, so the teacher will be a friend of the student, and he uses a very simple word, which word can be understood by the students easily, so it is a good teaching. If your language is very ancient, your speaking is very ancient, but
the students are unable to take your points, take your sentence, take your words, so all the teaching is useless. So I mean to say that bilingual method, मैंने इस पर इसलिए चर्चा किया, इसलिए मैंने आपको बताया कि this method provides the students to make any new words, any new sentence which language is used by making a new words, new sentence is called also bilingual method. मतलब ये अभी इसको हम डिटेल करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ किसी शब्दों को निर्माण करने में, बनाने में जो शब्दों की जिन भाषाओं का आप थोड़ा सा मदद लेते हो उसी के प्रणाली को कहा जाता है द्विभाषी प्रणाली। अब आप आएंगे, आगे है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। मतलब आप थेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत इतनी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, बिलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, लैंग्वेज गेम्स। मतलब आप अब डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश वाज नॉट इन रूल्स, मतलब प्रचलन में जब नहीं था तो डॉक्टर वेस्ट ने एक कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करके, मतलब डॉक्टर वेस्ट जो थे पहले पर्सन थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट को, अंग्रेजी को बोलने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जो है कलेक्ट किया, तो उन्हीं के नाम को डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड कहा जाता है। मतलब कि जब अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट आया, मतलब थोड़ा सा मतलब क्लास में अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट जब समाज में इंटर किया, मतलब प्रवेश किया, तो उस समय अंग्रेजी जो है बहुत टूटी फूटी थी। मतलब कि इट वाज नॉट इन सुटेबल, इट वाज नॉट इन मीनिंग, मतलब वो किसी अर्थ में नहीं थी, किसी उपयुक्त भाषा में नहीं थी, उपयुक्त शब्दों में नहीं था। तो डॉक्टर वेस्ट जो थे उन्होंने एक नए प्रणाली का खोज किया। मतलब इस नए प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को सीखने में थोड़ा सा आसानी हुई। तो उसी के अंतर्गत आ गया ऑडियो वीडियो मेथड। एक ऐसा मेथड आया जो सुन करके और देख करके, मतलब इट इज़ ए काइंड ऑफ लर्निंग ऑफ इंग्लिश, मतलब ये भी अंग्रेजी को सीखने का एक माध्यम होता है। पहला जो माध्यम था, मतलब क्या था, मतलब कि उपागम तथा प्रणाली में अंतर को समझा करके स्टूडेंट को आप अंग्रेजी को सीखें, आप अंग्रेजी को आपको सिखाया गया। दूसरे में बिलिंगुअल मेथड, दो भाषी शब्दों का, दो भाषी मतलब दो भाषाओं का आपस में प्रयोग करके उसको बताया गया, मतलब उसको सिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद डॉक्टर बेस्ट का न्यू मेथड है, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में जो कहा है उसके अंतर्गत आप अभी इसको हम बताते हैं। इसके बाद आ गया ऑडियो वीडियो। जैसा कि आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी वर्ड फॉर नोइंग द मीनिंग ऑफ ऑडियो वीडियो। ऑडियो विच इज ओनली हियरिंग, एंड video which is only looking, which is only presenting before the students, is called also video, which is full of pictures which can be seen easily, and which is it is only voice, it is only sound which can be only heard if it is speaking, and language games। अब जब आप अंतिम बिंदु है, पांचवा है लैंग्वेज गेम, मतलब भाषाओं का खेल। भाषाओं का खेल क्या होता है कि कुछ भाषाओं को खेल के माध्यम से, उन्हीं भाषाओं, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं अंताक्षरी कराते हैं, वर्ड का कंपटीशन करवाते हैं, मतलब इस प्रकार के लैंग्वेज गेम्स के माध्यम से भी अंग्रेजी को सीखा जा सकता है। सो आई थिंक दैट द सेकेंड पॉइंट, क्लासरूम टीचिंग। अब हम आपको उसके सिलेबस के अंतर्गत दूसरे बिंदु पर आते हैं। जैसा कि आप अभी देखिए, आई वांट टू डिस्कस अबाउट ओनली द सिलेबस विच इज अंडर DLED सेकेंड सेमेस्टर फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब जो विद्यार्थियों के लिए जो DLED सेकेंड सेमेस्टर में जो अंग्रेजी है, उस पर हम अभी उसके सिलेबस पर, उसके जो पाठ्यक्रम हैं, उसका जो मतलब क्राइटेरिया है, उस पर हम चर्चा करें। अभी हम इसको डिटेल से आपको बताएंगे। ये देखिए इसका जो सिलेबस है वो तो बहुत लंबा है, बट इट इज़ वेरी इजी। सो आई ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, आंसर ऑफ दीज चैप्टर्स इन वेरी इजी वर्ड। मतलब मैं इसको कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों को आपको बहुत सरल करके बताऊंगा। जैसे अभी आपको मैं गिनने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, मैं अल्फ़ाबेट से लेकर के पूरा सेंटेंस, पूरा ग्रामर पोर्शन बता दूं, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वही पूछी जाएंगी। जैसे यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस है, इट इज़ नोन फॉर, इट इज़ ए काइंड ऑफ हेडिंग राइटिंग practice, but it only depends on learning grammar. If you know about making
if you know about making any kind of word, so you can learn it very easily, writing passage. So here the second step, the second concept of second concept under syllabus, classroom teaching. अब ये कहते हैं कि अब इतने चीज़ों को, इतने बिंदुओं को आपने थोड़ा सा अपने माइंड में मेकअप किया, तो उसके बाद आप जाइए क्लासरूम टीचिंग पर आ जाइए। अब क्लासरूम टीचिंग से मतलब कक्षीय शिक्षण प्रणाली में लड़का कैसे सीखता है, स्टूडेंट कैसे सीखता है अंग्रेजी को, यहाँ पर बताया गया। तो जब आप पहले मतलब जो सैद्धांतिक पहलू हैं उस पर आपने स्टूडेंट्स को बताया कि इसमें सिद्धांत का मतलब होता है कि जो चीज़ें हूबहू हैं वही आप स्टूडेंट को जानना है। और जब वो उन चीज़ों को थोड़ा सा जान गया, इफ़ ही हैज़ स्टोर्ड इन हिज माइंड ऑल द थिंग्स विच आर वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स, यदि वो अपने लिए जो उसको आवश्यक है अपने दिमाग में, अपने मतलब उसमें जो है रख लिया, अपने दिमाग में उन चीज़ों को सीख लिया, तब उसके बाद आता है एक मामला कि वो अब क्लासरूम में कैसे वो प्रैक्टिस करेगा, कैसे क्या करेगा कि उसके जो है रिवीजन होते जाएंगे और वो कैसे सीख लेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके बाद में डिटेल आपको बताते हैं। तो इसमें जब आप क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आएंगे इंग्लिश इन आवर डेली लाइव्स, मतलब यहाँ लाइव्स लिखा है, लाइव माने होता है जीवन, मतलब दैनिक जीवन में अंग्रेजी को जो है क्या करेंगे हम, कैसे मतलब रोज़ उसको क्या प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स होता है उसको जो है दैनिक कुछ न कुछ होमवर्क दिए जाते हैं। जब होमवर्क देंगे आप तो जो चीज़ें वो क्लास में सीखा है वो जा कर के अपने द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के वातावरण में वो उसको प्रयोग करेगा। जैसे उसको आपने कह दिया कि जाओ तुम जो है 5 सेंटेंस बना करके या 5 सेंटेंस का प्रयोग आप अपने आज के जीवन में अपने माता पिता के साथ, सिस्टर ब्रदर्स के साथ आप प्रयोग करेंगे। तो ये माना जाता है कि जब वो जाएगा प्रयोग करेगा तो एटमॉस्फेयर उसका रेज करेगा, वातावरण उसके जीवन में ऐसा उभरेगा, तो क्या होगा कि तब इसको जो है वो अपने रिवीजन में रखेगा, अपने दिमाग में उसको जो है रिवीजन करके रखेगा। मतलब उसको जब रिवीजन करता रहेगा, उसका स्मरण करता रहेगा तो वो भूलेगा नहीं। तो इसलिए कहा गया कि इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, मतलब अंग्रेजी का प्रयोग हमारे जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए, चाहे वो परसेंट कितना कम ही हो। इट शुड बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। व्हाई? So it can be kept, then it can be kept in the mind. So it can be learned easily by using daily in our life. मतलब अपने जीवन में हम उसको प्रतिदिन प्रयोग करके ही उसको हम कुछ जान सकते हैं। So pay attention where I am teaching you English in our daily life. इन द सेकेंड पॉइंट सम जनरल ग्रीटिंग्स, मतलब कुछ सामान्य ढंग के प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ, इट इज़ ए टाइप ऑफ लर्निंग एंड टाइप ऑफ राइटिंग। जब आप कोई जनरल ग्रीटिंग करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन करेंगे, कोई गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे, तो उनमें आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये भी इट इज़ ए काइंड ऑफ रिवीजन। द स्टूडेंट्स कैन ईजिली लर्न इंग्लिश बाई writing general greetings, some general greetings. It means it is a kind of practice of learning for the students. मतलब ये भी विद्यार्थी को कुछ सीखने का तरीका है। तो अब ये क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है, कौन कौन से बिंदुओं पर स्टूडेंट्स को रियलाइज करना है, ये बातें इसमें बताई जा रही हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सा लेंथ, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप इसका मतलब आप समझ गए कि सम जनरल ग्रीटिंग्स, कुछ के सामान्य विचारों को लिखने, सामान्य विचारों को आदान प्रदान करने का जो माहौल होता है, आदान प्रदान करने का जो तरीका होता है उसको जनरल ग्रीटिंग कहा जाता है। ग्रीटिंग होता है उपहार, किसी को प्रेजेंट करना वो। अब आते हैं तीसरा बिंदु है इंट्रोडक्शन अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए अभी आपने केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये मेथड क्या है, अप्रोच क्या है, बिलिंगुअल मेथड क्या है, डॉक्टर वेब्स न्यू मेथड क्या, अभी इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन पहले आप जनरल वे में आप जान लीजिए, इसके बाद 1 बाय 1 करके हम आपको चर्चा करेंगे। अभी तो हम सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप यू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन which is learnt by using something, it is called also introduction.
So suppose that the first letter is of English A. So it is introduction of English. It is the first step of learning. मतलब ये पहले सीखने का पहला बिंदु है, अंग्रेजी का पहला अक्षर है. So it is called also introduction. जैसे आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट यू आर लर्निंग अबाउट मैथमेटिक्स. सो यू इट इज रिटेन 1. इट इज ए फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. इट इज ए फर्स्ट नंबर ऑफ मैथमेटिक्स. मतलब ये गणित का पहला नंबर है, गणित का पहला कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में आप जानते हैं जो मतलब कि कहा गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अंग्रेजी क्या है. अंग्रेजी एक लिपि है. अंग्रेजी क्या है? एक लिपि है. एक यह मतलब क्या कहते हैं कि मतलब लिपि मतलब होता है एक प्रकार की हस्तलिपि, मतलब कि एक प्रकार की जो स्क्रिप्ट जो पहला कॉन्सेप्ट होता है. तो हस्तलिपि का मतलब कि अंग्रेजी लिखने वाली एक भाषा है. और इसके अंतर्गत ये कैसे जानी जाती है, कैसे इसका क्या स्कोप है, तो उसमें हमने वो संकलित किया है कि इंग्लिश इज स्पोकन इन आवर कंट्री बाय द हेल्प एंड रूल्स ऑफ ग्रामर. तो अभी हम हेल्प एंड रूल्स ऑफ ग्रामर का तरीका आपको बताएंगे कि हेल्प क्या है, रूल्स क्या है. तो अभी देखिए यहाँ पर अभी की लर्निंग पोजीशन पर आप चल रहे हैं. अभी स्टूडेंट को आप मतलब कि उसको पहले एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, मतलब उसको माहौल में ले आते हैं. जैसे है क्या कि आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं और लड़का इधर उधर कुछ बोल रहा है, तो पहले आपको एटमॉस्फेयर जो है उसको मेंटेन करना चाहिए. आप ऐसे मतलब कि ऐसे स्पीक को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब भाषा को किसी चीज़ को बोलने के लिए ऐसे ढंग से प्रभावित करें कि बच्चा पहले आपकी बात को, स्टूडेंट पहले आपकी बात को सुनने की चेष्टा करे, मतलब सुनने के लिए उन्मुख हो जाए. तब आप उसको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अंग्रेजी बेटा यहाँ से. अब वो अगर आपकी बात सुन ही नहीं रहा तो फिर आपको बताने से कोई मतलब नहीं निकलता है. सो आई मीन टू से दैट the introduction alphabet with relevant names. अब आपने अल्फ़ाबेट को उसको बताया. अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ये अंग्रेजी जहाँ से उत्पत्ति होती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश हैज़ कम फ्रॉम अल्फ़ाबेट. मतलब यहीं से वर्णमाला से अंग्रेजी की पहली उत्पत्ति जो होती है वो वर्णमाला ही मानी जाती है. मतलब ए से लेकर के जेड तक है. तो उससे कहते हैं कि यहाँ रिलेवेंट का मतलब होता है उपयुक्त चीज़ों का नाम, शुद्ध नाम आप लिखना सिखवाइए. पहले कॉन्सेप्ट में क्लासरूम टीचिंग में पहले स्टूडेंट को आपको पहले क्या बताना है? पहले तो आप उसको ये बताइए कि बेटा ऐसा करो जो आप मेरे साथ बोलते हो. यस, नो, वेरी गुड, इट इज़ टेबल, इट इज़ चेयर, इट इज़ पेन, इट इज़ बुक. So it should be used in daily use. It should be used in daily in your life. मतलब आपके जीवन में मतलब वो पेन का, बुक का, पेंसिल का, डस्टर का, इन सब चीज़ों का प्रयोग कहाँ करे? अपने जीवन मतलब अपने घर पर भी करे. तो क्या होगा? So it is entering the atmosphere. It is entering. It is reaching. मतलब वो एटमॉस्फेयर में पहुँच रहा है. Some general greetings. Greetings का मतलब so how are you? How old are you? What is your name? What is your mother name? Father's name? It is a general greeting. So it is written. And then introduction. Alphabet with relevant names of animals. अब वो अल्फ़ाबेट को आप बताइए ए से जेड तक उसको लिखना सिखा दीजिए. जब आपने उसको ए से जेड तक लिखना सिखा दिया, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर देते हैं. तो आप एनिमल्स आप जानते हैं, बर्ड्स जानते हैं, फ्लावर जानते हैं, फ्रूट्स जानते हैं, वेजिटेबल्स जानते हैं, प्लांट्स जानते हैं. तो इन चीज़ों को अल्फ़ाबेट की सहायता से लिखना उसको सिखाइए. क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत आता है. जैसे आपने यहाँ एनिमल का नाम है तो आप अब उसको पहला जो कॉन्सेप्ट वो ऐसे होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप समझ जाएं. जैसे यहाँ पहला अल्फ़ाबेट में मतलब ये है उपयुक्त शब्द, मतलब बहुत सरल से शब्दों को. जैसे आपने यहाँ लिख दिया डॉग. अब आप इसको क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? आप पूछेंगे व्हाट इज द नंबर्स ऑफ, मतलब ये पूछें व्हाट काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ लेटर डी. मतलब ये जो डी जो अक्षर है वो किस नंबर पर है. तो आप ये बोला जाएगा ए बी सी डी, ये चौथे नंबर का अक्षर है, चौथे नंबर का वर्णमाला है. इस प्रकार से उसको इंट्रोड्यूस करिए कि अल्फ़ाबेट में कौन सा अक्षर किस नंबर का अक्षर है और ये ओ किस नंबर का है, जी किस नंबर से है, और तब इसके बाद वो कौन सा सब्स्टिट्यूट है, मतलब क्या बन गया. तो आप बताएंगे डॉग बन गया. तो इसी प्रकार से जैसे अब देखिए यहाँ एनिमल्स हो गया. तो आप आइए अब इसके बाद बर्ड है. बर्ड में जैसे आप कोई भी बर्ड का नाम ले लीजिए. जैसे स्पैरो है,
स्पैरो मैंने गौरैया होता है। हाँ, तो इसको या तो वो कहिए कि पैरेट ले लीजिए, आपने पैरेट को सिखाया उसको, पैरेट में तोता। तो अब आप पैरेट में इंट्रोडक्शन क्या करवाएंगे उसको, इंट्रोडक्शन में ये दिखाएंगे कि आप स्टूडेंट्स शुड राइट अबाउट द नंबर्स ऑफ लेटर्स विच हैज बीन यूज्ड इन द वर्ड ऑफ पैरेट। मतलब इस शब्द में जो पैरेट बना है उसमें पी किस नंबर का अक्षर है, ए किस नंबर का अक्षर है, आर किस नंबर का है, टी किस नंबर का है, ये इट इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सो लाइक these names, मतलब animals, birds, flowers, fruit, vegetables and plants, the student will मतलब the students will be learn, मतलब the students will learn about the introducing of letters of alphabet where it used before its letter, before that letter, before these letter। उस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर, इस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर प्रयोग किया गया है, वो स्टूडेंट्स को आसानी से सीख लेगा। सो इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू लर्न इंग्लिश एंड मेकिंग एंड प्रिपेयरिंग वेरी इजी वर्ड्स विच इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ alphabet। It is not the concept of vowel and concept. So by reading, by knowing introduction, the students should know about what is alphabet, what is vowels and what is concept। अभी इसमें concept and consonant, मतलब consonant and vowels का concept आएगा, उसको अलग से भी बताता हूँ। अब आ गया नंबर नेम। अब उसको स्टूडेंट्स को धीरे धीरे, मतलब कि अंग्रेजी में आप उसको 1 और 2 3 जो भी होता है उसको आप बताएंगे। ये क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत आता है। मतलब उसको, अब स्टूडेंट को आपको क्या बताना है, नंबर नेम्स। मतलब इसको 1 कहा जाता है, इसको 2 कहा जाता है, इसको 3, इसको 4, इसको 5। इस प्रकार से अब हम आप आते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट है उसी में, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो आप क्लासरूम टीचिंग में आपने इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ के अंतर्गत आपने इन चीज़ों को सीखा। अब उसके अंतर्गत आ गए ओरल प्रैक्टिस। जैसे वो लड़का है, स्टूडेंट है, वो ये नहीं कहना जानता कि BOY। अब आपने इसको तो बॉय, गर्ल, इतना तो आपने उसको सिखाया, वो जान गया ये गर्ल क्या है, वो बॉय क्या है। तो अब आप उसका ओरल प्रैक्टिस, मतलब उसको मौखिक रूप से कैसे वो बोलेगा, बॉय, BOY, GIR, इस प्रकार से उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। सो द वर्ड विच हैज बीन टोल्ड बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स, दीज वर्ड्स शुड बी नोन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। How can it be used, how can it be spoken by the students with the help of letters or alphabets। आप मतलब अब उसको ये सिखाएंगे कि किस प्रकार से, किसकी सहायता से इन शब्दों का मतलब कि प्रयोग किया जाएगा। और स्टूडेंट्स डू नॉट फील एनी हेजिटेशन टू एड्रेस द वर्ड्स विच हैज बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब वो स्टूडेंट्स द्वारा जिन शब्दों को वो सीखा गया है, जिन शब्दों को उसने सीखा है, उसको बिना किसी संकोच के वो बोल लेगा। आफ्टर दिस, सो आई एम गोइंग टू यूज रिसाइटेशन नर्सरी राइम्स। बाल गीतों का वर्णन कर, मतलब बाल गीतों को ताल और लय के साथ, मतलब अब क्या करेंगे, अब आपने इसको थोड़ा सा these chapters are very interesting if the student is interested। यदि विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, रुचि लेता है पढ़ने में, तो ये बहुत सरल है। आपको उसको सरल से सरलतम, मतलब ये सरल से सरलतम मार्ग की तरफ, सरल से सरलतम प्रणाली के अंतर्गत आप स्टूडेंट को सिखाएंगे। जैसा कि इसमें बताया जाएगा किसके जैसे अभी होगा मातृभाषा का प्रयोग करके, कुछ सरल शब्दों का प्रयोग करके, मतलब कि प्रणाली को इसके अंतर्गत कैसे बताया जाएगा। तो अब आप आ गए यहाँ पर रिसाइटेशन ऑफ नर्सरी राइम, मतलब बाल गीतों का ताल और लय के साथ मतलब बताना, ताल और लय के साथ उसका मतलब इंट्रोड्यूस करना। मतलब अब यहाँ पर जब आप स्टूडेंट को इन सब चीज़ों को सिखाते हुए पहुँचेंगे तो उसको बाल गीतों, मतलब छोटे छोटे गीतों को, छोटे छोटे कविताओं को, उसको कैसे गाया जाता है, वो कैसे ड्रेस किया जाता है, उसको आपको बताना पड़ेगा। तो उसी के संदर्भ में हम पहुँचते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। देन
You will tell him, you will notice to the students how will he write a good handwriting, how will make he a good word, a meaningful sentence. With the help of these points as alphabet, as the name of animals, as the name of birds, as the name of flowers, fruits, vegetables and plants. So using these topics, मतलब birds, animals, flowers, students can make any good sentence, any good word by using these topics. So राइटिंग प्रैक्टिस, तब आप उसको जो है कुछ लिखने का अभ्यास करवाएंगे। जैसे अभी आपने उसको बता दिया कि ये राम हो गया, एक शब्दों का मेल है, ये इज है, इज माने है होता है, ए माने एक होता है, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी होता है। तो आप उसको जब प्रैक्टिस करवाने लगेंगे तो इसको एकदम ग्रामेटिकली लिखवा देंगे कि राम इज ए स्टूडेंट, इट इज हिज प्रैक्टिस। अब वो इस सेंटेंस को जाना कि इसका क्या अर्थ होगा, और मतलब एक सेंटेंस की संरचना उसके सामने हो गई। अब वो कहेगा कि ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ब्रदर। तो इस प्रकार से वो राइटिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत वो सेंटेंस को बनाना, शब्दों के सही आकलन करना वो सीख जाएगा। अब आप आ जाते हैं ग्रामर। अब जब आपने ये सिखा दिया कि राम इज ए स्टूडेंट, और ये आपने सिखा दिया कि ये पैरट है, ये डॉग है, ये जैक फ्रूट्स है, ये एप्पल्स है, ये मैंगो ट्री है, तो जब आपने इन सब चीज़ों को सिखाया तो अब आप उसको सिखाएंगे कि दीज वर्ड्स, यूज ऑफ दीज वर्ड्स, हाउ इट रेजेज ए गुड मीनिंग। मतलब ये कैसे एक अच्छे शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, कैसे इनका एक अच्छा मतलब कि भाव वाला, कैसे इनका अर्थ एक भाव मतलब कि अच्छे भाव का अर्थ निकल रहा है, मतलब इनका अर्थ एक बहुत स्पष्ट कैसे हो रहा है, इसको बताएंगे। जब उसको आप बताएंगे तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, मतलब कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर हैज़ टू लर्न टू द स्टूडेंट्स। मतलब कि इस प्रकार से जब विद्यार्थी को आप ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताएंगे तब वो क्लैसिफाई कर पाएगा, तब वो क्लियर कर पाएगा कि ये जो सेंटेंस बना है ये सही है कि गलत है। सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, मतलब ग्रामर के अंतर्गत आप वाक्यों को, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, वो कैसे सही है कैसे नहीं सही है, इसका आप उसको ज्ञान कराएंगे। ये भी क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत आता है। अब जब वो एक मतलब वो ग्रामर को जान गया, जैसा कि आप जानते हैं ग्रामर जो है वो सेंटेंस को करेक्ट और इनकरेक्ट करने का जो वो कॉन्सेप्ट है, करने का जो माध्यम है, वो ग्रामर के द्वारा ही पहचाना जाता है। ग्रामर ही एक ऐसी विद्या है जो सही चीज़ों को, मतलब किसी भाषा को सही लिखना पढ़ना इत्यादि चीज़ों का वर्णन करता है। अब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं कन्वर्सेशन। अब ये कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। अब आप यहाँ पर वार्तालाप की बात करते हैं। वार्तालाप का मतलब जैसे आपने सपोज दैट यू आर टीचिंग इन द क्लास, सो यू आर आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बिफोर द स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स ट्राई टू रेज his inner thought before the teacher, but he feels hesitation among the students in the class। मतलब वो क्लास में थोड़ा सा संकोच की भावनाओं को फील करता रहता है। तो संकोच की भावनाओं को दूर करने के लिए आप वार्तालाप का प्रयोग करवाएंगे। वार्तालाप का प्रयोग करेंगे, जैसे पूछा जाएगा कि इट इज ए एनिमल हॉर्स, तो आप पूछेंगे डू यू नो, डू यू आइडेंटिफाई हाउ इट इज हॉर्स, आर इज इट हार्ड। मतलब आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि बेटा ये बताओ कि ये घोड़ा है, कैसे घोड़ा है, उसका क्या कलर है। तो ये कन्वर्सेशन, तब कुछ स्टूडेंट उसमें साहस करके आपको कहेंगे कि आई हैव सीन सच काइंड ऑफ एनिमल्स विच इज इन द एरिया विच इज इन वे ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड आल्सो हार्स। मतलब तब स्टूडेंट से बताएगा हाँ सर ये बातें, ये घोड़ा जो होता है उसके अंतर्गत ये पशु उस प्रकार से उसका मेल खा रहा है, ये पशु जो है उसकी भांति है। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, जब आपस में वार्तालाप करेगा तो उसके अंदर जो इनर वीकनेस है, मतलब उसके अंदर जो आंतरिक कमी है
उसके अंतर्गत जो आंतरिक कमी है वो अपने उसको निकालने की कोशिश करेगा। एंड द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ हिज इनर, मतलब उसके अंदर की जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो उसके अंतर्गत मतलब कि कुछ सीखने की जो इच्छा है, जो दबी हुई इच्छा है, वो बाहर आएगी। अब उसके बाद अब आप आ जाते हैं क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत। वार्तालाप तो आप समझ गए हैं, जैसे आप अंताक्षरी करवाते हैं एंड यू गिव any kind of questions and you want to know the answer of that questions in a group। मतलब तब आप जैसे कोई प्रश्न दे देते हैं स्टूडेंट को, तो आप कहते हैं इसको समूह में आप लोग बताइए, तो एक एक करके आप पूछते हैं, या ग्रुप आप बना देते हैं तो ग्रुप में कोई बता देता है, तो उसमें स्टूडेंट जो होता है वो यस नो कहना या रियलाइज हो जाता है कि कैसे उत्तर दिया जाता है, कैसे टीचर के सामने बात की जाती है। इन सब चीज़ों को कन्वर्सेशन के अंतर्गत वो सीखता। अब आप आते हैं नेक्स्ट विंडो है प्रोनाउंसिएशन। तब जब आप इस पर आ जाएंगे, मतलब इन सब चीज़ों को वो जो स्टूडेंट है वो सीख गया, और सपोज दैट वो ऐसे लिखने लगा ही इज ए स्टूडेंट। जब ही इज ए स्टूडेंट लिखा, यहाँ कुछ नहीं लगाता है, ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि बेटा हाँ यहाँ पर एक चिन्ह लगेगा। वो पूछेगा क्यों लगेगा, तो आप कहेंगे कि जब कोई सेंटेंस पूर्ण हो जाए तो उसके अंत में फुल स्टॉप लगता है, और जब कोई वाक्य प्रारंभ में शुरू होता है तो उसका पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। ये प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत उसको सिखाएंगे। अब लास्ट में है कंटेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट बिंदु है, जैसा कि आपने थेरेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत ये सीखा और क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत ये, और तीसरा है कंटेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब विशेष वर्णन। विशेष वर्णन के अंतर्गत अब आपने थोड़ा सा जो द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव introduced the concept of the student, how can the student learn this language in easy method, मतलब कि सरल तरीकों से कैसे इस भाषा को सीखेगा। इन सब चीज़ों को चर्चा करते हुए आप वहाँ पर पहुँचते हैं। अब हम कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसका हम वर्णन कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अभी मैं ये सिलेबस के बाद आपको जो क्वेश्चंस, विच क्वेश्चंस will be asked in the examination, or how can it be asked in the examination, what is the method of the question, what is the asking of the questions, what is the answer of the questions, इसको मैं भी चर्चा करता हूँ। पहले आप इसको देखते रहिए। In this way content specification, विशेष वर्णन के अंतर्गत अब the students who have learned something, so the teacher should learn him and help him to introduce himself or themselves before the teachers in the class। मतलब कि जब आपने उसको कुछ सिखा दिया, स्टूडेंट कुछ सीख गया है, तो अब आप उसको ये बताइए कि वो क्लास में किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करेगा। मतलब अब आप देखिए, आपने उसको विराम चिन्हों का थोड़ा सा यूज बताया, विराम चिन्हों का प्रयोग उसमें आप थोड़ा सा आपने बताया। जैसे आपने एक सेंटेंस दे दिया, यहाँ जैसे मैंने बताया कि राम इज ए गुड स्टूडेंट आर स्टूडेंट। आई मीन टू से दैट अंडर कंटेंट स्पेसिफिकेशन, इफ द स्टूडेंट्स हैज रियलाइज्ड, हैज नोन अबाउट द पंक्चुएशन, about the use of punctuation, about the mark of punctuation, so the student should know about self introduction, how can he introduce himself before the teacher in the among the students in the class। मतलब वो कैसे अब अपने आप को, मतलब अब सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे स्टूडेंट ने ये सीख लिया, तो अब आप उसको ये बताइए कि हाउ कैन ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर द स्टूडेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब अब किस प्रकार से वो बिना किसी संकोच के वो लड़का, वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखे। सपोज दैट द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, द टीचर इज आस्किंग अबाउट एनी क्वेश्चन, which lesson has been taught by the students before, taught by the teacher before the students. So some questions, few questions which are raising related to the lesson, so the teacher
should realize to the students to notice the students about the main plot or main characters which who have rolled in the lesson in that chapter. So मतलब कि जिस पात्र का उसमें इंट्रोड्यूस हुआ हो, मतलब उसका कुछ भूमिका रही हो, उसको रियलाइज करके, उसको आभास करवा करके टीचर को मतलब कि स्टूडेंट के सामने ये प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए कि जैसे सोहराब एंड रुस्तम की कहानी है तो उसमें पूछना चाहिए कि सोहराब कौन था, रुस्तम कौन था। तो स्टूडेंट के अंदर एक ऐसी शक्ति मतलब उभर करके सामने आएगी कि ही ट्राइज मेनी टाइम्स, he tries best many times to introduce himself before the student before the teacher in the class among the students। मतलब कि तब वो क्या करेगा, बच्चों के बीच में अपने आप को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। इट इज अंडर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंट स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन। मतलब कुछ चीज़ों का वर्णन यहाँ पर बताया गया कि कुछ चीज़ों का वो वर्णन सिखाना चाहिए। वर्णन क्या होता है, गिवन पिक्चर, मतलब कोई तस्वीर आपको बना देना चाहिए। क्लास में कोई तस्वीर आप बना करके उसके पॉइंट्स जो उसमें रेज हो रहे हैं उन पॉइंट्स के बारे में स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए, तो वो बताएगा इट इज़ सर्किल, इट इज़ सिफर, इट इज़ जीरो, इट इज़ ए बॉय, इट इज़ ए गर्ल, इट इज़ प्ले ग्राउंड, इट इज़ गेम्स, इट इज़ क्रिकेट, इट इज़ बॉल। यस, so some questions which are related to the students, which are very easy, will be asked by the teachers to the students. Why? By this method, by the description under content specification, students will learn all things and something more than which has been read, which has been taught इन द क्लास। मतलब क्लास में जो पढ़ाया गया उसकी अपेक्षाकृत वो लड़का कुछ न कुछ उससे सीखेगा। उस पिक्चर का कोई भी तस्वीर दे करके, कोई भी तस्वीर बना करके उसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस पिक्चर। नरेशन, मतलब इट इज़ ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट, नो इट इज़ काइंड ऑफ डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो द स्टूडेंट नो अबाउट द स्टेटमेंट। मतलब आप जैसे आपने कोई यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, there are two statements. First statement is related to the student and second statement is related to the teacher. So the students should tell about the first statement is related to the teacher or student and second statement is related to the student or teacher. So it is a kind of narration। एक प्रकार का ये कथन है। कथन को अभिव्यक्त करने की क्षमता स्टूडेंट में होनी चाहिए, इसके अंतर्गत आप उसको सिखाना चाहिए। मतलब कि ये सिलेबस उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट को सिखाना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, वो किसके लिए लाभ देगा, इन सब चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट विशेष वर्णन के अंतर्गत इसको बताया जा रहा है। मतलब ये विशेष वर्णन में ये सब आता है, विशेष वर्णन में ये बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें। अब आ गया राइटिंग ऑन एनी टॉपिक। अब आप क्या किए, suppose that you have told about a story to the student, so try to know his eternal knowledge which has been learnt। मतलब जो बच्चों द्वारा सीखी गई हो उसको टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने का तात्पर्य है कि कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत उसको जब आप उस स्टूडेंट को दे देंगे और एक टॉपिक दे देंगे तो वो उसमें एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा टॉपिक किसके अंतर्गत, मतलब कौन से टॉपिक में कौन से किसने कौन सा रोल इंट्रोड्यूस किया है। सो इन द नेक्स्ट व्यू वोकाबुलरी, आप जानते हैं 75 स्टैंडर्ड वर्ड शुड बी लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब कि विद्यार्थियों को 750 स्टैंडर्ड वर्ड कहते हैं कि अच्छे अच्छे जो मीनिंग हैं, जो शब्द हैं, उनकी मीनिंग आपको वोकाबुलरी के अंतर्गत बताना चाहिए। विच आर रिलेटेड, विच आर यूज्ड for the students, related to the course, related to the syllabus of that semester where the students is learning something। story teaching, मतलब इसके अंतर्गत जैसे कि राइटिंग ऑन एनी टॉपिक, कोई टॉपिक दे स्टोरी टीचिंग, तो उसको एक कहानी बताना चाहिए। सपोज दैट इट इज़ ए क्रो, देयर वाज ए क्रो, देयर वाज ए लायन हु लिव्ड इन ए विलेज, दैट विलेज हैव कॉट द फायर, ऐसे। तो अब आप इसके अंतर्गत अब मैंने आपको बताया कि
स्टोरी टीचिंग करना चाहिए स्टूडेंट को। इसके अंतर्गत कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत स्टोरी टीचिंग, अब द एबिलिटी ऑफ स्टोरी टीचिंग, द नोइंग ऑफ स्टोरी, मतलब कि कहानी को जानना, उसको पढ़ाना, ये सब चीज़ें जो है कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम आपको जो है अगले बिंदु पर ले चलते हैं। जो बिंदु जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसको जानना स्टूडेंट को स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ, हम उस ऐसे चैप्टर का नाम ले रहे हैं, उसका वर्णन हम जो है अभी आपको अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। मतलब आज ये जो ग्रामर है, मतलब जो ग्रामर है, ग्रामर इट इज यूज्ड, द कॉन्सेप्ट ग्रामर हैज़ बीन यूज्ड बाय द स्टूडेंट लॉन्ग लाइफ, ऑल ओवर लाइफ। सो इट इज़ ए वेरी वेस्ट, ये बहुत बड़ी प्रणाली होती है, मतलब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इट इज़ वेरी डीप कॉन्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट। सो इट शुड बी नोन, मतलब इसके बारे में उसको परिचित होना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, it gives very important role in the life of the student। अब हम आपको, जैसा कि आपने इन चैप्टर को, इसके सिलेबस के अंतर्गत इन चीज़ों को मैंने बताया, अब हम आपको ग्रामर की दशा बताने जा रहे हैं कि ग्रामर किस प्रकार से आपको लिए यूजफुल है, किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक है, उसका कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो, चूँकि देखिए मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्पीकिंग होती है, जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है, इट इज़ ए काइंड ऑफ क्रिएटिडेबल, मतलब ये क्रैक की जाने वाली अंग्रेजी होती है। इट ओनली यूज्ड वेयर इट हैज़ बीन स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स एंड लर्न बाय द टीचर, मतलब ये जहाँ पर विद्यार्थी को केवल सिखाई गई है, स्टूडेंट उतने बोल करके रुक जाएगा। इफ़ ही हैज़ नोन, इफ ही हैज़ लर्न द इंग्लिश which has been learned with the help of grammar, it is very vast, it is very big, it is very it spreads all over the corners, all over the places, and with the help of grammar, which the students who have learned something with the help of grammar, he can use anything, he can make any kind of sentence with the help of grammar। so मैं आपको जो है अगले वीडियो में ग्रामर की चर्चा करने जा रहा हूँ कि ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से पोर्शन विच आर वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स। तो हम आपको उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, विच आर अंडर योर सिलेबस। तो हम अब इसमें देखिए, जैसा कि अभी आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत या जो आप थियरी है उसके अंतर्गत आपने बताया कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे डॉक्टर बेस्ट का न्यू मेथड है और बिलिंजुअल मेथड है, और मतलब कि उसमें अप्रोच एंड मेथड्स है, उसको आपने सीखा। वो सैद्धांतिक पहलुओं पर निर्भर है, मतलब वो उसमें किसी प्रकार से छांट काट की नहीं जा सकती, उसमें किसी प्रकार से कोई चीज़ें बढ़ाई जा सकती है, न घटाई जा सकती है। और जो ग्रामर का जो चैप्टर है, जो ग्रामर है, उसके माध्यम से आपने जो सीखा, उसके माध्यम से जो आप सीखेंगे, इट ऑलवेज हेल्प यू विद द इट ऑलवेज हेल्प यू टू टीच द स्टूडेंट फॉर एवर थ्रू द लाइफ, मतलब जीवन में हमेशा जो ग्रामर की सहायता से जो चीज़ें आप पढ़ाएंगे, जो ग्रामर है उससे जो चीज़ें आप बच्चों को सिखाएंगे, वो हमेशा उसमें किसी प्रकार का कोई अंत नहीं होता, उसमें कोई प्रकार की लिमिटेशन एरिया नहीं होती है कि आप वहीं तक सिखा पाएंगे। क्योंकि जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है, जैसा कि मैंने बताया, स्पीकिंग इंग्लिश की क्राइटेरिया होती है, जो सेंटेंस आपको बताया गया, सिखाया गया है, इफ़ यू डिपेंड ऑन ओनली द क्राइटेरिया वेयर यू हैव लर्न समथिंग बाय स्पीकिंग समथिंग, जब आप कुछ सीखते हुए, कहते हुए, स्पीकिंग इंग्लिश करते हुए, स्पीकिंग इंग्लिश को सीखते हुए कुछ आपने सीखा है और उसमें आपने कुछ आगे नहीं सीखा, क्यों बोलने सीखा है, तो आप उससे आगे कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, उससे आगे कोई सेंटेंस का यूज आप नहीं कर सकते। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you very much. I shall discuss about the concept of grammar, about the chapter of grammar, which are very important for the student of DLED second semester students. Thank you very much. So I mean to say that जो ये ग्रामर का जो पोर्शन है, उसके अंतर कितने चैप्टर हैं उसको मैं
जो लिखवाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि जो आप देखने में तो आपको बहुत अभी लेंदी लग रहा है कि इसमें बहुत से चैप्टर हैं, लेकिन आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दीज चैप्टर्स आर वेरी इजी इन यूज़, इन इट्स यूज, मतलब अपने प्रयोग में जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही सरल है। मैं उसको बहुत सरलतम तरीके से बताऊँगा, आप सीख जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कितने चैप्टर का प्रयोग होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आप अगले वीडियो में देखते रहिए।